हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग सीडीपी में हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके हार्वर्ड गार्डनर मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी थ्योरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% पक्के होने वाले हैं, क्योंकि जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, ठीक है, जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है आपकी, ये आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है। जो आपका सीडीपी है, आपका जो सीटेड है एग्जाम है, इसमें हमेशा आपका कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, वहां पे हार्वर्ड गार्डनर से एक ना एक क्वेश्चन 100% बनता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो ये लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, आपको यहाँ से काफी 1 से 2 पक्के आज आपके इस वीडियो से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से एनालिसिस कर अच्छे से डिस्कस करेंगे जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं फिर। जो आपकी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट, जो बुद्धि है कई प्रकार की होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंट इज आल्सो नाउ एज अ मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंट। जो बुद्धि है कोई एक तत्व नहीं है। जो ये बुद्धि है, ये कोई एक तत्व नहीं है। जो आपके हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग है, हर व्यक्ति में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उसी आधार पर इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में बुद्धि भी अलग अलग होती है। कोई भी दो व्यक्ति एक तरीके की उनकी बुद्धि नहीं होगी। जैसे दो व्यक्ति हैं, देन वो भाई बहन भी हैं या कुछ भी हैं, तो अब तब भी उनकी बुद्धि एक प्रकार की नहीं पाई जाएगी। हार्वर्ड गार्डनर का ये मानना था। लेकिन वहीं पे जो आपके एक्सपेरिमेंट आए, इन्होंने कहा कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई। एक बताई जनरल सामान्य बुद्धि, और एस से बताई है इन्होंने विशिष्ट यानी स्पेशल बुद्धि। तो जो जनरल बुद्धि थी आपकी, जो सामान्य बुद्धि, जो इन्होंने सामान्य बुद्धि बताई, उसमें इन्होंने कहा कि इनका मानना था कि बुद्धि द्वितत्व है, 2 प्रकार की बुद्धि हर व्यक्ति में पाई जाती है। सामान्य बुद्धि जैसे कि आपकी जो आनुवांशिकता, जो हेरिडिटी से आपको मिलती है। हर व्यक्ति में हेरिडिटी के अनुसार थोड़ी बहुत नॉलेज होता है, तो वो आपका सामान्य जनरल में चला जाएगा, आपका सामान्य बुद्धि हो जाएगी। लेकिन वहीं पे जो विशिष्ट बुद्धि, जो स्पेशल बुद्धि होती है, विशिष्ट का मतलब ये होता है किसी एक क्षेत्र में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि आपका विराट कोहली हो गए या फिर लता मंगेशकर हो गई, तो एक फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो उस हिसाब से जो किसी एक क्षेत्र में आप विशेष अपना आप में इंटेलिजेंट है, तो आपका विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत चला जाता है, स्पेशल इंटेलिजेंट के अंतर्गत चला जाता है। लेकिन ये स्पेयरमैन की थ्योरी अब आपके में सीटेट में नहीं पूछी जाती। लेकिन जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में सीटेट में पूछे ही जाते हैं। अब हम लोग हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने बताया 1983 में कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सभी मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया। किसी ने 1 प्रकार की बताई, किसी ने 2 प्रकार की बताई। जो आपके स्पेयरमैन है, इन्होंने कहा कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो आपके हार्वर्ड गार्डनर आए, इन्होंने कहा कि 1983 में इन्होंने कहा कि बुद्धि ना एक तत्व है ना 2 तत्व है, बुद्धि बहुतत्व है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। जो बुद्धि है, ये बुद्धि अनेक प्रकार की होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग है। तो सबके में हर व्यक्ति में बुद्धि अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं। आप में जो है हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका हार्वर्ड गार्डनर हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। आप में 8 टाइप वेरीफाइड बाई एनसीईआरटी, 8 प्रकार की जो बुद्धि दी गई है आपके एनसीईआरटी बुक से वेरीफाई हैं। आपके एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बुद्धि है। आपको 8 प्रकार की ही बुद्धि पढ़नी है। बाकी आप बहुत वैज्ञानिक ने, किसी ने 9, किसी ने 13, किसी ने अनेक प्रकार की बुद्धियां बताई हुई हैं। लेकिन आपको जितनी पढ़नी है सिर्फ 8 प्रकार की पढ़नी है। आपकी एनसीईआरटी में भी 8 प्रकार की गिवन है, और आपकी सीटेड एग्जाम में सिर्फ 8 प्रकार की ही बुद्धि पूछी जाती है। तो आपको सिर्फ 8 प्रकार की बुद्धि पढ़नी है। ये हुआ क्लियर। ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंट आर इंडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर, जो बुद्धि है वो स्वतंत्र है। जैसे कि आपकी सामान्य बुद्धि है,
या फिर आपका इंटरपर्सनल बुद्धि है। तो मतलब बुद्धि सबकी अलग अलग होती है, ये नहीं कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एक दो व्यक्ति हैं, किसी को चलो म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा है और किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मतलब किसी को म्यूजिक मतलब उसकी संगीतीय बुद्धि बहुत अच्छी है, और किसी की मतलब आप समझ लीजिए लैंग्वेस्टिक बुद्धि बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट है वो, तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है। तो यही कहा गया है कि जो बुद्धि है वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, स्वतंत्र होती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इंटेलिजेंट इज नॉट अ सिंगल आइडेंटिटी, मतलब जो बुद्धि है वो कई प्रकार की होती है या कोई एक क्षमता नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि जो बुद्धि है ये कई प्रकार की हो सकती है, मतलब अनेक, हर व्यक्ति जब अलग है तो हर व्यक्ति की बुद्धि भी अलग अलग है, ये कोई एक क्षमता नहीं है। ये हुआ। सो टीचर कैन टीच इन मल्टीपल वे, मतलब इन्होंने कहा कि जब हर व्यक्ति में बुद्धि अलग प्रकार की होती है, तो जो पढ़ाने का तरीका है वो भी मल्टीपल होना चाहिए। जैसे किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको उस हिसाब से टीचिंग दी जाए, किसी को स्पोर्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको उस हिसाब से टीचिंग दी जाए, किसी को दूसरों को समझने में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्शन बुद्धि है तो उसको इस हिसाब से मतलब गाइड किया जाए। तो जो पढ़ाने का तरीका है वो मल्टीपल वे में होना चाहिए। जब बुद्धि कई प्रकार की है, जैसे एक क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों की बुद्धि अलग अलग होगी, किसी को किसी में इंटरेस्ट होगा, किसी को किसी में इंटरेस्ट होगा, किसी को मैथ बहुत अच्छी आती होगी तो किसी को साइंस बहुत अच्छी आती होगी। तो जिस हिसाब से बच्चे का इंटरेस्ट है, जिसकी बुद्धि लब्धि जिस हिसाब से है, ठीक है, उसमें जो विशिष्ट योग्यता है उस हिसाब से उसको टीचिंग दी जाए। इनका ये मानना था, जो आपके हार्वर्ड गार्डनर है। तो यहाँ से पॉइंट क्लियर हुए आपके कि बहुबुद्धि का सिद्धांत आपके हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई और इन्होंने 1983 ईस्वी में इसका मतलब इन्होंने 1983 में इन्होंने बताया कि बुद्धि बहु प्रकार की होती है, इन्होंने अपना दिया। और इन्होंने ये भी कहा कि जो बुद्धि है वो स्वतंत्र है, ये एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डालती है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये स्वतंत्र है। और फिर इन्होंने कहा कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि अनेक प्रकार की होती। ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर इनका ये मानना था कि जो अधिगम जो सिखाया जाता है वो मल्टीपल वे में होना चाहिए, मतलब कि अधिगम कई प्रकार से सिखाया जाना चाहिए, उसका कोई एक पक्ष नहीं होना चाहिए कि हर बच्चे को एक ही तरीके से आप पढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि हर प्रकार की जब बुद्धि व्यक्ति में पाई जा रही है, मतलब मल्टीपल बच्चे हैं और मल्टीपल तरह की बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, तो उनको उस तरीके से पढ़ाया जाए। ये पॉइंट क्लियर हुए। अब हम लोग देख लेते हैं इनके जो 8 प्रकार थे उसमें एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, यहाँ से आपको आज 1 या 2 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है। आपका जो भी एग्जाम हुआ था 20 अगस्त 2023 में हुआ था, वहाँ पे आया था इंट्रा पर्सन से, तो यहाँ से 100% एक न एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं कह रही, क्योंकि वो कहना फिर गलत ही होगा, लेकिन जितना पूछा जाता है वो 100% चाहिए कि आपके यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो अब लोग इसके प्रकार देख लेते हैं। पहला है आपका लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंट, मतलब जो भाषाई बुद्धि होती है, जिसमें भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बात करने का तरीका इतना आपको इफेक्ट डालेगा, आपको इतना उनमें मतलब इंटरेस्ट आपके उनके प्रति पैदा कर देगा कि पूछो ही मत। वो बातें इतनी अच्छी करेंगे कि आप उनकी तरफ इंटरेक्ट होते ही चले जाओगे। तो उनमें भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है। जैसे आपके नेता लोग हो गए, नेता लोगों में भी भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी पाई जाती है। जब उनका चुनाव होता है तो वो देखो एक एक नई नई बातें, इतनी अच्छी बातें करेंगे कि उनसे भला आपकी लाइफ में कोई और हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की योजनाएं चला देंगे। क्यों? क्योंकि उनको वोट लेनी, उनकी में भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनको पता है कि हमको लोगों को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है, उनसे कैसे हमको वोट लेनी है, ठीक। तो भाषाई बुद्धि का यही मतलब हुआ कि हम मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका भाषा पे अच्छी पकड़ होती है, वो हो गए। अब देख लेते हैं हम लोग इसके पॉइंट। स्किल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, मतलब प्रोड्यूस करना, एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, मतलब जो भाषाई बुद्धि जिनमें बहुत अच्छी होती है वो खुद से प्रोड्यूस, मतलब वो उत्पत्ति करते हैं कि हाँ यहाँ पे ये बात बोलनी है, ये ऐसे बोलना है, ये करना है, और फिर वो अपनी लैंग्वेज में उस हिसाब से उसका प्रयोग करते हैं, ठीक। ये हुआ। पर्सनल पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंट आर वर्ड स्मार्ट, मतलब जिनकी भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है उनको वर्ड स्मार्ट भी कहा जाता है।
वर्ड स्मार्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि उनकी भाषाई बुद्धि इतनी अच्छी है, वो हर व्यक्ति को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेंगे। ठीक है, इसमें जैसे कि आपका आ जाएगा रीडिंग, पढ़ना आ जाएगा, आपका हेयरिंग या स्पीकिंग, मतलब जो भाषण देते हैं। आपने देखा होगा नेता लोग जब भाषण देते हैं तो जो जैसे कि वो गुजरात में अगर दे रहे हैं तो वहाँ की एक दो चार मतलब पॉइंट वहाँ के इंक्लूड कर लेंगे वहाँ की लैंग्वेज से। क्यों? क्योंकि वहाँ के मतलब लोगों को भी लगे कि अपनत्व की भावना है। ठीक है, अगर वो अपनी ही लैंग्वेज में वहाँ लेक्चर देने लगेंगे तो उनको लगेगा कि अपनत्व की कोई भावना नहीं आ रही है। इसलिए देखा होगा कि जब भी कभी ऐसा कुछ होता है, लोग नेता लोग देते हैं लेक्चर, मतलब भाषण देते हैं अपनी, जब उनकी वो होता है तो वो वहाँ की भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं जो वहाँ की भाषा होती है। आपका राइटिंग होगा, डिबेट मतलब वाद विवाद हो गया, वाद विवाद में भी भाषा का अच्छा पकड़ होता है, लोग बातों से घुमा देते हैं। ठीक है, डिस्कशन मतलब डिस्कस करना भी इसी के अंतर्गत आएगा। अब इसमें जो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर को ले सकते हैं और स्वामी विवेकानंद को भी इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं, जिनमें भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी थी, लैंग्वेस्टिक इंटेलिजेंट बहुत अच्छा था। ठीक, आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दूसरे प्रकार पे चलते हैं। दूसरा प्रकार है आपका लैंग्वेज लॉजिक, मतलब लॉजिक मैथमेटिक्स, मतलब तर्कपूर्ण बुद्धि। तर्क जिसमें मतलब लॉजिक मतलब जिसमें तर्क हो कि आखिर ये है तो ऐसा क्यों है। जैसे कि कोई सूचना आई, कोई इंफॉर्मेशन आई, आपको जस्ट मान ना लेना कि अगर किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है आपको, हाँ हाँ आपने मान लिया, मतलब मान लेना नहीं है, आखिर ऐसा है तो क्यों है, उसकी तह तक जाना, उसकी सत्यता तक जाना ही तार्किक बुद्धि होता है। आखिर किसी ने कह दिया कि हाँ ये पेड़ आम का है, वो है वो अमरूद का, तो आपको जस्ट मान ना लेना कि हाँ ये आम का ही है, आप उसको देखोगे समझोगे कि ये आम का है या फिर ये अमरूद का है। मतलब वैसी कोई इंफॉर्मेशन जैसे इंटरनेट पे आई, वायरल हुई, तो आप उसकी सत्यता तक जाओगे कि हाँ ये फेक वेबसाइट है या फिर ये सही है। तो मतलब उस पर तर्क वितर्क करना कि हाँ ये सही है या गलत है, उसकी सत्यता तक जाना, यही आपकी तार्किक बुद्धि हो जाती है। अब इसके पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। स्किल इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब इसमें जो तर्कपूर्ण बुद्धि जिसके अंतर्गत होगी बहुत अच्छी, तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत अच्छी होगी। वो हर प्रॉब्लम हर समस्या को बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। उनके सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो तर्क वितर्क करके उसका निर्णय निकाल देंगे। तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत अच्छी होती है। जिनमें लॉजिकल मैथमेटिक्स, मतलब इसमें आपका आ जाएगा साइंस, आ जाएगा आपका मैथ आ जाएगा, क्योंकि साइंस में भी लॉजिक लगता है और मैथ में भी अपना दिमाग लगाना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पड़ते हैं। ठीक, ये इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आपका होगा पर्सनल हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकल एंड क्रिएटिवली, मतलब आपका इसके अंदर लॉजिक, जब तक आप कोई दिमाग में लॉजिक नहीं आएगा कि हाँ ये ऐसा है, नहीं ये ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से करते हैं, तब तक आपका मतलब ये आपका लॉजिक तर्क के अंतर्गत आएगा। क्रिएटिविटी नहीं, मतलब आप कोई क्रिएटिविटी जब करोगे, आप कोई करके सीखोगे, कुछ नया करोगे, तो उसमें आपका दिमाग लगेगा, आपका उसमें तर्क लगेगा, आप उसमें थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मतलब विचार करोगे, ये सब करोगे, तो आपका ये तर्क के ही अंतर्गत जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मतलब साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज, मतलब जिनको जो साइंटिस्ट मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं और जो आपके जिसको नोबेल प्राइज मिलता है, नोबेल प्राइज जिसको मिलेगा तो कोई अच्छा ही परफॉर्म, मतलब उसने उस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया होगा, तभी उसको नोबेल प्राइज मिल सकता है। तो उसके बाद वेनी आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन द कंपोनेंट, मतलब उन्होंने किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा किया है, उसमें तर्क वितर्क, ये सब इसी के अंतर्गत आपका आ जाएगा तर्कपूर्ण बुद्धि के अंतर्गत। अब इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को या फिर एपीजे अब्दुल कलाम को, क्योंकि इन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया साइंस के क्षेत्र में। तो लॉजिकल मतलब आपके दिमाग में तर्क वितर्क आना, जिससे कि आप किसी पक्ष को, उसके दोनों पक्ष को समझ सको। ये नहीं कि हाँ किसी ने कह दिया कि हाँ ये है तो आप जस्ट मान ना लेना, उसके उसके दोनों पक्षों को देखना कि हाँ ये आखिर सही है कि नहीं सही है, कैसा है, अपना उसमें दिमाग लगाना। ठीक, ये आपका लॉजिकल मैथमेटिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं अगला प्रकार। अब आ गया आपका स्पेशल इंटेलिजेंट, मतलब स्थानिक बुद्धि, जिसको स्थान का ज्ञान हो। जैसे कि आपका
नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। मतलब लोगों को दिशाओं का जिसका ज्ञान होता है कि हाँ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, मतलब उनको दिशाओं का ज्ञान जिसको होगा वो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि ये यहाँ पे बना रहे हैं, इनको अगर एक प्लाट दिखा दिया जाए, जैसे ऐसे व्यक्ति को जिनको एक प्लाट दिखा दिया जाए, वो तुरंत बता देंगे कि हाँ ये इतने, ये ऐसे यहाँ पे रूम बन जाएगा, ये ऐसी किचन हो जाएगा, ये यहाँ पे रास्ता हो जाएगा, मतलब ये 1 फ्लोर पे बनेगा या 2 फ्लोर इस पे बन सकते हैं, ऐसे वो तुरंत अपने दिमाग में लॉजिक लगा के तुरंत बता देंगे। ठीक, ये हुआ। या फिर आप उनको रूम दिखा दो तो वो रूम का भी डेकोरेशन तुरंत बता देंगे कि ये ऐसे होगा। वो बता देंगे कि हाँ इस साइड में इस कलर के पर्दे लगाने हैं या फिर इस दीवार को ऐसे डेकोरेट करना है। वो पूरा मतलब आपका रूम तुरंत दिमाग में अपने लॉजिक लगा के इमेज बना के तुरंत आपको बता सकते हैं। तो उनमें स्थानिक बुद्धि बहुत अच्छी पाई जाती है। अगर इसमें पॉइंट देख लेते हैं, इसमें आ जाएगा आपका स्किल ऑफ फॉर्मिंग वर्जुअलाइजेशन इमेज एंड पैटर्न। मतलब उनके दिमाग में तुरंत बनेगा, इमेज बन जाता है कि हाँ इसका ये पैटर्न होगा, ये यहाँ पे पर्दे लग जाएंगे, ये यहाँ पे ऐसी दीवार डेकोरेट हो जाएगी, ये यहाँ पे ऐसा फ्लावर्स हो जाएंगे। उनके मतलब दिमाग में स्थानिक बुद्धि बहुत अच्छी पाई जाती है। तो वो आपके स्थानिक बुद्धि मतलब स्पेशल इंटेलिजेंट के अंतर्गत चले जाएंगे। अब इसके अंतर्गत आपका नाविक भी आ सकता है, उनको भी दिशाओं का ज्ञान रहता है। आपके मूर्तिकार, मूर्तिकार को भी मतलब स्थान का ज्ञान रहता है कि हाँ इतनी साइज में हमको ये मूर्ति बनानी है और इसको ऐसे करके ऐसे शेप देना। अगर थोड़ा सा भी आपका हाथ इधर से उधर कर दे तो मूर्ति पता नहीं क्या बन जाएगी, या फिर थोड़ी सी भी नाक को इधर से उधर कर दे तो मूर्ति गड़बड़ा जाएगी। मतलब उनको भी उसका स्थान का ज्ञान पता होता है कि इतने शेप में हमको ये मूर्ति का आकार देना है। तो आपका ये भी स्पेशल इंटेलिजेंट में चला जाएगा। फिर आ जाएगा वस्तुकार, मतलब जो वस्तु का निर्माण करते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। आंतरिक सज्जाकार, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। आपके कार्टोग्राफर मतलब मानचित्रकार जो होते हैं, जो चित्र मतलब इतने साइज में वो बना देते हैं सारा चित्र, वो भी आ जाएंगे। और आपके जो है पायलट और सर्जन, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। जो पायलट होते हैं अगर इनको जो है इनको अगर दिशाओं का ज्ञान ना हो तो ये भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। इनको अगर प्लेन ये उड़ा रहे हैं, अगर इनको ये ना पता हो कि इनको अगर दिशाओं का ज्ञान ना हो तो इनको कहाँ पे लैंड करना है ये नहीं समझ पाएंगे। तो इनमें भी स्थानीय बुद्धि बहुत अच्छी पाई जाती है। ये बॉडी, इनको कभी कभी बॉडी मतलब जो बॉडी का साइंटिफिक है उसमें भी डाल दिया जाता है, लेकिन ये जो आपका एनसीईआरटी है, जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, वो आपको मतलब इनको पायलट को आपको स्थानीय बुद्धि के अंतर्गत ही मानता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो सर्जन है इनका भी रहता है स्थानिक बुद्धि। इनका स्थानिक बुद्धि ये रहता है जैसे कि व्यक्ति की बॉडी है, इनको सब कुछ पता रहता है कि हाँ अगर इनको आप बता दो कि ये यहाँ पे दिक्कत है, ये तुरंत बता देंगे कि हाँ यहाँ पे ये समस्या है या ये नस ये यहाँ से गई है। इनको आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता रहता है। अगर ये ऑपरेशन भी कर रहे हैं, अगर आपकी नस थोड़ी सी भी कट जाए, इधर से उधर हो जाए तो समस्या आ सकती है। इसलिए इनको भी स्थानीय बुद्धि का ज्ञान इनमें भी बहुत अच्छा पाया जाता है। तो ये हुआ आपका स्थानिक बुद्धि। अगला देख लेते हैं हम लोग। अब आ जाएगा म्यूजिकल इंटेलिजेंट मतलब संगीतीय बुद्धि। अब संगीतीय बुद्धि में आपका जैसे कि ऐसे व्यक्ति जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जिनको हाँ लय ताल सब कुछ बहुत अच्छे से आ रही, कहाँ पे मतलब किस लय में हमको गाना है, कहाँ पे हमको थोड़ा तेज आवाज में गाना, कहाँ थोड़ा सा स्लो करना है, किस रिदम में हमको गीत को लय ताल में बनाना है, वो अगर जिसके अंतर्गत है मतलब जिस व्यक्ति में है वो आपका म्यूजिक इंटेलिजेंट के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। इसमें है आपका सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम एंड पैटर्न्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जिनमें म्यूजिक के प्रति रिदम मतलब म्यूजिक के प्रति उनको सारी नॉलेज हो कि हाँ हमको ऐसे यहाँ पे ऐसे तेज आवाज में गाना है, किस लय सुर ताल में हमको गाना है। अगला पॉइंट है इट इज द कंपासिटी ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब जो व्यक्ति ऐसे भी व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति गाने को उत्पाद मतलब प्रोड्यूस करते हैं उनमें भी मतलब म्यूजिक इंटेलिजेंट पाया जाएगा। वो जो क्रिएट मतलब जिन जो उसको गाते हैं उनमें भी पाया जाएगा। एंड मैनिपुलेट मतलब जो उसमें परिवर्तन करते हैं, जिस गाने में आपने देखा होगा कि पुराने गाने काफ़ी रिपीट होते हैं तो उनमें थोड़ा सा चेंज करके उनको फिर म्यूजिक मतलब उनको गा के बना दिया जाता है।
तो उनमें भी मतलब संगीतीय बुद्धि पाई जाएगी, म्यूजिकल इंटेलिजेंट पाया जाएगा, क्योंकि उनमें कुछ तो मतलब ऐसा इंटेलिजेंट ही है कि उनको समझ आ रहा है कि इस नए गाने को इसको हम कैसे चेंज करके इसको नए गाने में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनमें भी म्यूजिक इंटेलिजेंट अच्छा पाया जाएगा। म्यूजिकल पैटर्न में भी मतलब इसके अंतर्गत जो आपका म्यूजिक इंटेलिजेंट है, इसके अंतर्गत आपके ए.एन. रहमान आ जाएंगे, सोनू निगम आ जाएंगे, आपका लता मंगेशकर भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रकार। ये रहा अगला प्रकार जो है आपका बॉडी काइनेस्थेटिक, मतलब जिनमें बॉडी, उनके शरीर जो होता है, शरीर मतलब उनको अपनी शरीर के बारे में पूरा नॉलेज रहता है, पूरा शरीर पे उनको कंट्रोल रहता है। इसके अंतर्गत देख लेते हैं यूजिंग होल ऑफ पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड द क्रिएटिविटली, मतलब उनको पता है कि हमको अपनी बॉडी को कैसे फिट रखना है, कैसे हमें बॉडी से कौन सी एक कैसे एक्टिविटी करनी है जिससे उनका पूरी बॉडी का कंट्रोल, उनकी बॉडी पूरी फिट हो। ठीक, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसमें आपका जैसे कि आपने देखा होगा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपने लोगों ने देखा होगा एक ऐसी रस्सी होती है, उसमें व्यक्ति या फिर एक छोटी बच्ची चल रही होती है, वो किसी का सहारा नहीं लेती, लेकिन वो बहुत अच्छे से चलती चली जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बॉडी कांस्टेटिक बहुत अच्छा है, उसको बॉडी को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आ रहा है। ऐसे ही अगर आपको चला दिया जाए रस्सी पे तो आप चल सकते हो? नहीं चल सकते। लेकिन उनमें ये इंटेलिजेंट मतलब उनमें ये बुद्धि पाई जाती है, वो रस्सी पे बिना किसी सहारे से बहुत अच्छे से चले जाते हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हुआ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपका डांसर भी आ जाएंगे, क्योंकि जो डांस करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको भी पता होता है कि अपनी बॉडी को किस तरीके से हमको कैसे क्या करना है। ठीक, आपके एक्टर्स आ जाएंगे जो मतलब तुरंत रोना, तुरंत हंसना, ये सब बॉडी पे कंट्रोल उनका रहता है, ये आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसे ही आप लोग मतलब जिनका बॉडी पे अपना कंट्रोल रहता है। अब इसमें नोट में आपका दिया है सर्जन एंड जो आपके पायलट हैं, ये कॉमन है क्योंकि इनका बॉडी कांस्टेटिक में भी जाता है और उनका सामान्य मतलब स्थानीय बुद्धि में भी इनको रख दिया जाता है, इसलिए ज़्यादातर महत्व इन्हें स्पेशल में दे, मतलब इनको आप स्थानीय बुद्धि में ज़्यादा महत्व दें। अगर ये पूछ लिए जाएं तो आप इनको स्थानीय बुद्धि में ज़्यादा महत्व देना। फिलहाल आपसे एक ही ऑप्शन पूछेगा, आपसे कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन दे दे, कि आपका बॉडी काइनेस्थेटिक भी दे दे और आपका इस मतलब स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब आपका स्थानीय बुद्धि भी दे दे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं आप लोग, हम देखते हैं 6 प्रकार। जो आपका इंटरपर्सनल है, मतलब इंटरपर्सनल अंतः वैयक्तिक बुद्धि। इंटर का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। अब ये दो या दो से अधिक मतलब आप में इतनी क्षमता है कि आप सामने वाले के बिहेवियर को समझ सकते हो, उसके दुख को, वो हंस क्यों रहा है, उसको क्या समस्या आ रही, कहाँ पे है, मतलब दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना, दूसरे के बिहेवियर को समझना ही आपका इंटरपर्सनल आ जाता है। ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें आ जाएगा सेंसिटिविटी ऑफ स्टेबल प्रेस्पेक्ट ऑफ द अदर बिहेवियर्स, मतलब इसमें दूसरे के बिहेवियर को समझना, दूसरे के व्यवहार और भावनाओं को समझना ही आपका इंटरपर्सनल हो जाता है, मतलब अंतर वैयक्तिक बुद्धि हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपके साइकोलॉजी आ जाएंगे, जो साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक होते हैं, मतलब साइकोलॉजी आ जाएंगे कि दूसरों को वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। अगर आप उनसे कोई भी अपनी समस्या बता रहे हो तो वो आप मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे पर वो समझ जाएंगे, उनमें ये बहुत अच्छी बुद्धि पाई जाती है। आपके आ जाएंगे जो पॉलिटिक्स मतलब जो नेता लोग हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, उनको भी बहुत अच्छा समझ में आता है कि कब हमको कैसे जनता से बात करनी, कब कहाँ पे क्या करना है। देखा होगा जब चुनाव का टाइम आता है तो ये लोग, उनकी ये बुद्धि बहुत अच्छी होती है, तो ये कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका काउंसलर है ये भी आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो सोशल वर्कर होते हैं, मतलब जो ये लोग काम करने वाले होते हैं, जिनको आप मजदूर कह सकते हो या फिर जो सोशल वर्कर हैं जो जॉब करते हैं, इनमें भी पाई जाती है। अगर इनमें मतलब इंटरपर्सनल बुद्धि ना हो तो ये अपने बॉस से लड़ाई भी कर सकते हैं। अगर ये अभी ऊंची आवाज में अपने बॉस से बात कर दें तो पता चला इनको कल ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा, है ना। तो इनमें भी इंटरपर्सनल बहुत अच्छा होता है, जो आपके सोशल वर्कर होते हैं। ये हो गया आपका। ठीक, तो ये इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। आर लाइकली अ प्रोसेस हाई इंटरपर्सनल
इंटेलिजेंट, इनमें अधिक मात्रा में इंटरपर्सनल पाया जाता है, मतलब दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना। इसके अंतर्गत आप मदर टेरेसा को रख सकते हो और महात्मा गांधी को भी रख सकते हो, जो आपका इंटरपर्सनल हुआ। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जो आपका इंटरपर्सनल है और जो आपका एक्सटर्नल मतलब इंट्रापर्सन है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोग हिंदी साइड मत ध्यान रखिएगा, आप लोग इंग्लिश भी ध्यान मतलब इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड नहीं बदलते, हिंदी में चेंज हो जाते हैं, तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आप लोग हिंदी ध्यान रखिए, मतलब इंग्लिश में ध्यान रखिएगा कि इंटर का मतलब ही होता है एक या एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक। इंट्रा का मतलब होता है खुद। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, 7 प्रकार की बुद्धि पे चलते हैं। तो ये है आपका इंट्रापर्सनल, मतलब अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इसमें मतलब सेल्फ, खुद के एक्सपेक्टिव को समझना, मतलब खुद के बिहेवियर को समझना। हु एम आर मतलब मैं हूँ क्या, मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे, मुझे क्या ज़रूरत है, क्या मेरी फीलिंग्स है, मतलब खुद के पर्सपेक्टिव को समझना, खुद के बिहेवियर को समझना ही आपका इंट्रापर्सनल हो जाता है। सिंपल। अब पॉइंट देख लेते हैं। अवेयरनेस ऑफ द वंस हु फीलिंग्स, मतलब खुद की फीलिंग्स को समझना, खुद क्या महसूस कर रहे हो, खुद की क्या ज़रूरतें, खुद क्या बनना चाह रहे हो, खुद की फीलिंग्स को समझना। आपके मोटिव्स क्या हैं, मतलब आपके मोटिव क्या हैं, आपके क्या करना है लाइफ में। ठीक। आपका ह्यूमन एक्सटेंशन क्या है, आप एंड लर्निंग ऑफ लाइफ, आपके लाइफ में क्या है मीनिंग्स, मतलब इसका क्या महत्व है, और आपके डिज़ायर क्या है, मतलब वही है इसमें। इंट्रा का मतलब ही है खुद को समझना, खुद के पर्सपेक्टिव को समझना, खुद की फीलिंग्स को समझना, खुद क्या चाहिए, खुद की क्या ज़रूरतें हैं। तो ये आपका इंट्रा के अंतर्गत आ जाएगा। पर्सनल हाई ऑन दिस एबिलिटी है फाइनल सेंसिबिलिटी। ठीक है, ये आपका इंडेंटी ह्यूमन एक्सटेंशन, मतलब मीनिंग्स ऑफ लाइफ यही है कि इसका मतलब कि खुद के पर्सपेक्टिव को समझना ही आपका इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल हो जाएगा। इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं अरिस्टोटल को। ठीक है, आप बुद्धा को, मतलब गौतम बुद्ध ही इसके सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद के मोटिव को समझा था। आप इसके अंतर्गत ये भी रख सकते हैं संदीप महेश्वरी को भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसके अंतर्गत गौतम बुद्ध को मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिएगा। तो आपका ये जो इंट्रापर्सनल है, इसका मतलब ये खुद के बिहेवियर को समझना, मतलब सेल्फ, मतलब खुद की फीलिंग्स को समझना ही आपका इंट्रापर्सनल हो जाएगा। अब लास्ट ये है जो है आपका प्राकृतिक बुद्धि, मतलब नेचुरलिस्टिक बुद्धि, इंटेलिजेंट, जो मतलब प्राकृतिक, जिनको प्राकृत के बारे में ज़्यादा ज्ञान हो, उनकी प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये एक है खेत में कुछ कर रहे हैं, जैसे कि प्राकृतिक बुद्धि बुद्धि हो जाएगा आपका सेंसिटिविटी टू द फॉर्मेंस ऑफ द नेचर वर्ल्ड, मतलब जिनको अपनी प्रकृति के बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है, जैसे कि उनको कब अपने खेत में पानी लगाना है, कब बीज बोना है। इसके अंतर्गत फार्मर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उनको कब खेत में अपने पानी लगाना है, कब पेड़ बीज बोने, कब कहाँ पे पेड़ लगाने, कब कहाँ पे खाद डालनी है। तो उनको सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, उनको सारा नॉलेज रहता है, वो आपके प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। हंटर हो गया आपका, फार्मर इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आपका मतलब वोटनेस हो जाएगा, बोटनेस भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। आपका जोलॉजिस्ट भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। इन लोगों को मतलब गार्डनिंग, जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको भी बहुत अच्छा मतलब ज्ञान रहता है प्रकृति का, कि हमको कौन सा पेड़ कब लगाना है, इसको कितनी मात्रा में खाद डालनी है, इसको कितनी मात्रा में इसमें पानी डालना है, कितनी अच्छी इसको हवा की ज़रूरत है, मतलब इसको कितने ताप पर कितना इसको हमको धूप देनी है, उनको सारा नॉलेज रहता है। तो वो आपके प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये थे आपके 8 प्रकार की बुद्धि। अब हम लोग एक पॉइंट में फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। जो आपका प्राकृतिक बुद्धि है, जिसको कहते हैं नेचुरलिस्टिक बुद्धि, मतलब प्राकृतिक बुद्धि का मतलब ये जो प्रकृति को बारे में समझे, जैसे आपके फार्मर हुए, जो आपके गार्डनर, मतलब जो गार्डनर जो पेड़ पौधे लगाते हैं, उनमें भी प्राकृतिक बुद्धि बहुत अच्छी पाई जाती है। नेक्स्ट है अपना आपका आ गया इंट्रापर्सनल। इंट्रा का मतलब ही होता है खुद के पर्सपेक्टिव को समझना, मतलब सेल्फ, मतलब खुद की फीलिंग्स को समझना ही आपका इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अंतर्गत आप गौतम बुद्ध को रख सकते हो, अरिस्टोटल को रख सकते हो, संदीप महेश्वरी को भी रख सकते हो। अब आगे चलते हैं हम लोग।
इंटरपर्सनल, इंटर का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक का मतलब हुआ कि खुद मतलब दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना, दूसरे के बिहेवियर को समझना, दूसरे की फीलिंग्स को समझना कि उसको क्या समस्या है, क्यों समस्या है, वो क्यों परेशान है, क्या है, उसकी फीलिंग्स को समझना। इसके अंतर्गत आपके साइकोलॉजी आ जाएंगे, आपके काउंसलर आ जाएंगे, आपके पॉलिटिक्स का मतलब आपके नेता लोग आ जाएंगे। इसमें आप मदर टेरेसा को भी रख सकते हो, तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बॉडी कंस्ट्रेटिंग मतलब जिनका बॉडी पे अपनी पकड़ ज़्यादा अच्छी रहती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक रस्सी देखी होगी, ऐसा दिखाते हैं कि उस पे एक बच्ची है जो अपनी मतलब चल रही है, उसका कोई सपोर्ट नहीं है, किसी कहीं से भी वो सपोर्ट नहीं ले रही, लेकिन वो अच्छे से चलती जा रही, क्योंकि उसका बॉडी कंस्ट्रेटिंग बहुत अच्छा है। उस पे अपनी उसको अपनी बॉडी पे मतलब कंट्रोल करना उसको बहुत अच्छे से आता है, और वो अच्छे से चलती चली जाती है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को इस पे चला दिया जाए तो वो नहीं चल पाएगा, वो नीचे यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक, तो ये हुआ आपका। अगला देख लेते हैं, म्यूजिक इंटेलिजेंट मतलब म्यूजिक, जिसको म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब जिसको म्यूजिक में ज़्यादा अच्छी पकड़ है, उसको पता है कि किस लय ताल में हमको गाना है। जो म्यूजिक को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उसमें जो चेंजमेंट लाते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं, तो उनका भी म्यूजिक इंटेलिजेंट बहुत अच्छा होता है। इसमें आप लता मंगेशकर को रख सकते हैं। अब आपका आ गया स्पेशल इंटेलिजेंट मतलब स्थानिक बुद्धि, जिनके स्थानिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है, उनको पता रहता है कि हाँ ये जिनको दिशाओं का ज्ञान रहता है वो आपके स्थानीय बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आपका आ गया लॉजिक मैथमेटिक्स इंटेलिजेंट मतलब तार्किक बुद्धि, जिनमें तर्क वितर्क करने की क्षमता ज़्यादा हो, या आपके जिन बच्चे मतलब मैथ जिनको बहुत अच्छी आती है उनमें वो पाई जाती है, जिनको साइंस उनमें पाई जाती है। तो ये आपके तर्क वितर्क करना मतलब ऐसे अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया है तो जस्ट मान ना लेना, उसके दोनों पर्सपेक्टिव को समझना कि हाँ अगर है तो ऐसा क्यों है, क्या है। ठीक, वो आपका तार्किक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। अब आपका देख लेते हैं लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंट मतलब भाषाई बुद्धि, जिसकी बहुत अच्छी होती है, मतलब भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी होती है। वो मतलब अपनी बातों को बातों ही बातों में कैसे घुमा देंगे, कैसे सामने वाले को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर लेंगे, तो उनमें भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी पाई जाती है। इसमें आप रविन्द्रनाथ टैगोर को रख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद को भी एग्जाम्पल में रख सकते हैं। तो ये थी आपकी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, ये थी आपकी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। आई होप आपको समझ आई होगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 1983 में इन्होंने बताया था कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। आपके एनसीईआरटी में भी 8 प्रकार की गिवन है, आपको सिर्फ 8 प्रकार की ही बुद्धि पढ़नी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगा मतलब कैसा लगा है वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस ही वीडियो मिलती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके एग्जाम में पूछता है और आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी पे ही आधारित वीडियो मिलती हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।